आप देख रहे खरी बात, मैं हूँ हमीद भुट्टो। पाकिस्तान की मैशत चलाने में सबसे बड़ा जो हाथ है वो है कराची का। मैशत की इंजन जो कराची है, आज वही कराची बेबस, लावारस, मसाइल का शिकार। यहाँ पर सनतें भी हैं मगर पानी, बिजली, गैस गायब। मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, सियासत भी हो रही है और हुकूमतें भी मौजूद हैं, हुकूमत पे तनकीद भी करते हैं, मगर प्रेस कॉन्फ्रेंसें, ऐलानात, दावेदारी, ठेकेदारी, और लगता है कि अब कराची का निज़ाम हुकूमत के बजाय ठेकेदारी अंदाज में चलाया जा रहा है। आज पाकिस्तान की इंजन कराची की सियासी और माशी सूरत-हाल पर खरी बात करेंगे और हमारे साथ मेहमानों में मौजूद हैं, कौमी असम्बली के मेंबर हैं मोहम्मद फरहान चिश्ती साहब। फरहान भाई, मेहरबानी कि आज आपने खरी बात में वक्त दिया। दूसरे मेहमान किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं, आबाद के चेयरमैन हैं मोहम्मद हसन बख्शी साहब। बख्शी साहब, मेहरबानी खरी बात के लिए वक्त दिया। फरहान भाई, आपका ताल्लुक़ MQM पाकिस्तान से, कौमी असम्बली के मेंबर भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं। ये कराची जो मईशत की पाकिस्तान की इंजन है, इसको बर्बाद करने पे, इसको लावर्स करने पे, इसके अंदर जो मसाइल सियासी और माशी तौर पे जन्म ले चुके हैं, इसका ज़िम्मेवार सियासतदान है, ब्यूरोक्रेसी है, बिजनेसमैन है, पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, है कौन? देखिए, इसके मेन जिम्मेदार अगर देखा जाए तो सभी इसमें आते हैं और मेन किरदार जो असल है, अपना अपना सब ने हिस्सा डाला है कि, लेकिन मेन किरदार जो है वो हुकूमत वक्त का है। हुकूमत वक्त का है, पॉलिसी वो बनाते हैं चीज़ें, और 18 साल से बिल्कुल है। देखिए इतना तो 3 टर्म इन्होंने गुजारे और फुल पावर के साथ फेडरल में भी रहे, सूबे में भी थे। 18वीं तरमीम के बाद तो फिर बात ही ख़त्म हो गई थी। तो इन्होंने टेस्टिंग सिस्टम, माफिया, आपको पता ही है, सबको पता है। अब तो ये कि ओपन सीक्रेट है कि भाई हर सबको पता है कि जो हालात हैं, कहते हैं ना कि पट्टे पे दे दिया कि भाई SBC है वो चला रहा है, KD है वो चला रहा है, तो जी एक्साइज कौन चला रहा है। इस तरीके से लोग, प्राइवेट लोग इन्होंने जो हम समझते रखे हुए तो कोशिश करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, लेकिन मैं ये नतीजे पहुँचा, इनकी एबिलिटी है ही नहीं, सियासी सलाहियतें नहीं है। हसन बख्शी साहब, फरहान चिश्ती कह रहे हैं कि इस कराची की लावारसी की तबाही की जो जिम्मेवारी है वो मौजूदा हुक्मरानों की जो 18 साल हुकूमत है उनमें सलाहियत ही नहीं है, इस वजह से कराची बर्बाद हो रहा है। सिर्फ मौजूदा हुकूमत नहीं, जो जिस अदवार में हुकूमत में रहा है, जिस अदवार में हुकूमत में रहा है, ये तमाम उन लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि उनके पास वो एडमिनिस्ट्रेटर भी थे इस सूबे के, इस शहर के, उनके पास इख्तियारात भी थे, उनके पास वसाइल भी थे, उनके पास अपने अपने वक्तों में हायरिंग भी थी कि वो मेरिट पे लोगों को लेके आते। तो आज जो डिपार्टमेंट्स की तनज़्ज़ुली है वहाँ तक नहीं पहुँचती। ये एक दिन का शाफिसाना नहीं है या एक साल का नहीं है, ये बर्बाद करने में 25 साल की, 30 साल की मेहनत की गई है कि किस तरह कराची को वेंटिलेटर पे डाला जाए। अगरचे कराची आज भी इस वेंटिलेटर की हालत में 60% रेवेन्यू देता है पूरे पाकिस्तान का, पूरे सिंध का 96% रेवेन्यू देता है। पर ये मुझे ऐसे देखें, अगर आप रशिया की भी स्टोरी पढ़ें ना, तो रशिया को भी तबाह ऐसे ही किया गया कि गलत आदमी को गलत जगह लगा दिया गया, खुद ब खुद चीज़ें कोलैप्स होना शुरू, गलत आदमी को गलत जगह पे लगाया गया। हसन बख्शी साहब कह रहे हैं कि जी इसको कराची को वेंटिलेटर पे लगाने पे या उसको ऑक्सीजन पे लगाने पे मौजूदा हुकूमत से पहले भी जो हुकूमतें थी और 25 साल पहले प्लानिंग हुई, उस वक्त तो MQM की हुकूमत, MQM और कराची के अंदर जो लाचे सियासत होती रही, तो क्या इसको बर्बाद करने में MQM का भी हाथ है? देखिए कुछ चीज़ें तारीख में होती हैं और ये एक हकीकत है कि ब्यूरोक्रेसी का, मैंने आपको शुरू में इंटरव्यू बताया था कि हर किसी का अपना अपना रोल था कि इस शहर का ये हाल करने में। लेकिन ये शहर में इतनी क्वालिटी है कि आज तक ये शहर इतनी मुसीबतों के बाद, जहाँ सेवरेज का निज़ाम नहीं है, जहाँ रोड नहीं है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, लॉ एंड ऑर्डर क्या हाल है, और फिर भी
ये ज़ख्मी शहर कराची आपके मुल्क को 65% रेवेन्यू देता है, दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। और सिंध में मैं तो बोलता हूँ 99.5 दे समथिंग दे रहा है। ये इस ज़ख्मी कराची का हाल है। इकॉनमी देखिए, इकॉनमी चलेगी तो मुल्क चलेगा, ऐसा ही है। ये एक क्लियर चीज़ है, सबको पता है। हाँ, 2 अवतार में आपने देखा होगा इस कराची शहर में काम हुआ है, या तो मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में या फारूक सत्तार साहब के दौर में। जो अंडर बाईपास जो चीज़ें आप देखते हैं उसी दौर में हुई। उसके बाद फिर चेंज हुआ, चीज़ें हुई, गलतियाँ हुई होंगी लाजमी, इतना बड़ा शहर है, इतनी चीज़ें हैं। बिल्कुल, ब्यूरोक्रेसी को हमने शायद उस हिसाब से नहीं कर पाए। कभी भी हमारे पास फुल फ्लैश इख्तियार नहीं रहा। जब फुल फ्लैश रहा, जब हमने डिलीवर करके दिखाया, टीम थी, चीज़ें थी, आप भी समझते हैं, भाई को भी पता है मुस्तफ़ा के दौर में कितना काम हुआ। फुल फ्लैश उस टाइम हमारे पास पावर थी, दिया, डिलीवर किया। उसके बाद जो हुआ वो आपने देखा, बहुत तेज़ी से तबाही तो थी, लेकिन बहुत तेज़ी से जो ये 18 सालों में तबाही की स्पीड बढ़ी, ये टर्बो लगा, तो उस पे आज आप देख लें। लेकिन देखें, मैं ये समझता हूँ कि अगर अहल होती सिंध गवर्नमेंट तो आज FWO रोडें नहीं बना रहा होता। फेल हो गए ना, कोशिश की, सब कुछ की, नहीं कर पाया। तो मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि भाई इनमें वो एबिलिटी है ही नहीं, इनमें वो क्वालिटी है ही नहीं कि चला सके। कराची के रोड टूटे हुए, कराची यूनिवर्सिटी रोड और दीगर रोड टूटे हुए, सड़कें बुरी हालत, ट्रैफिक का बहरान, पार्क नायाब होते जा रहे हैं, बिल्डिंगें खड़ी होती जा रही हैं। कराची कंक्रीट का शहर बनता जा रहा है। जो बिल्डर्स हैं वो माल तो कमा रहे हैं, कराची को माल कमा कर बहुत सारे बिजनेसमैन निचोड़ भी रहे हैं, उसकी बिल्कुल निचोड़ के। और बहुत सारे बिल्डर्स कमाना सीखते हैं, जब मुश्किल वक्त आता है तो वो कहते हैं हम जी भाग रहे हैं। तो सिर्फ वो इस मुल्क को निचोड़ना, इस शहर को निचोड़ना चाहते हैं या कुछ देना भी चाहते हैं। देखिए, कारोबारी आदमी कारोबार करता ही, हम लोग कमर्शियल काम करते हैं, कमर्शियल कोई काम चैरिटी का काम नहीं करते। हम तो चैरिटी फिर भी होती है, चैरिटी इज प्राइवेट सब्जेक्ट, पर ये जो हम बिल्डिंगें बनाते हैं और बेचते हैं, कमर्शियल कारोबार है हमारा, जिससे हमारा घर चलता है, हमारे बच्चों की फीस दी जाती है। हम ये कह रहे हैं एक लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट पॉलिसी दे दें, उसमें बनाने में स्टेक होल्डर्स को मिला दें, और वो 15 साल की पॉलिसी, चूँकि ये 18वीं तरमीम के बाद प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, फेडरल गवर्नमेंट भी दे दे टैक्सेशन पे, आप भी दे दें, और हमें बता दें कि यूँ चलना है। अब ये कौन बताएगा? ये वक्त जो इस वक्त की हुकूमत है वो बताएगी। और उससे अगर हम डिविएट करें तो आप मुझे कसूरवार या मेरे मेंबर को कसूरवार ठहरा सकते हैं। कहाँ है पॉलिसी? और जो आपने कहा रोड नहीं बन रहे या FWO को दे दिए गए, देखिए अगेन मैं कह रहा हूँ, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। मैं भले कुछ भी करता हूँ, मुझे एक बोइंग 380 का पायलट बना दे, शायद टेक ऑफ से पहले ही गिरा दूंगा। मतलब ये हुकूमत में बैठे हुए आप समझ रहे हैं कि ये सही लोग इंतखाब नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, देखिए हुकूमत चलाती है ब्यूरोक्रेसी, वो पॉलिटिकल डिसीजन लेते हैं। सो ब्यूरोक्रेसी में भी आपको कहीं DG लगाना है, कहीं कोई लगाना है, तो आप राइट मैन तो लगाइए ना। देखिए, जो आपने कहा सब चीज़ ठेके पे दे दी गई है, मैं तो इस नेक्स्ट लेवल पे जाके कहता हूँ, अगर आपको देना ही है ना, तो इसको एक्चुअल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को दे दें। आज की जो आपकी वहाँ से इनकम होती है ना 100 रुपये की, वो 1000 रुपये यानी ठेकेदारी सिस्टम से निकाल के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में दे दें, या बिल्ट ओन ट्रांसफर पे लॉन्ग टर्म पे दे दें। अगर नहीं चल रहा हमसे, इतना ही कराची मुश्किल है, इतना ही तकलीफ दे, तो भाई लॉन्ग टर्म लीज पे दे दें, जिसको बिल्ट ओन ट्रांसफर, कि भाई आपका पाकिस्तान का कर्जा भी लेने वाला उतार दे, आपका शहर भी बना दे, और 40 साल में चीज़ों को सीधा कर दे। ये जब तक आप नहीं करेंगे ना, या फिर आपको अपने अंदर एहतसाब करना पड़ेगा, हम सबको। मैं स्टार्टिंग फ्रॉम आबाद, हमें भी पता है ना हमारे यहाँ कौन से ब्लैक शीप्स हैं। इसी तरह फरहान भाई को भी पता होगा, इसी तरह पीपल्स पार्टी को भी पता होगा, इसी तरह CS साहब को भी पता होगा कि कौन से ब्यूरोक्रेट्स नहीं परफॉर्म कर रहे हैं या हिंडरेंसेस क्रिएट कर रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं आने दे रहे हैं। यानी हम देखिए, हम सब जिम्मेदार हैं, जैसे बात हुई, और हम सब ने सीधा करना है, कोई बाहर से आके नहीं करेगा। कोई बाहर से आकर फरहान भाई नहीं करेगा, हसन बख्शी साहब करें कि बहुत सारे ब्लैक शेप्स लोग मौजूद हैं, काले भेड़े भी मौजूद हैं, माफिया है ब्यूरोक्रेसी से लेके हर इदारे में। क्या ब्यूरोक्रेसी इतनी ताकतवर है कि सियासतदान या जो वजीर मिनिस्टर वो उनके आगे
झुक जाते हैं, या माल की धमाल है, सब माल पे ही करप्शन के नाम पे ब्यूरोक्रेसी लग जाती है, फिर आपस में खाओ पियो बंदर बाट सब उसी पे खेल होता है, या हो क्या रहा है? देखिए ये होते हैं पॉलिटिकल विल। पॉलिटिकल विल, जब आप मतलब विल नहीं है, माल पे बिक जाएगी। देखिए ना, मैं हूँ, अगर मैं किसी मिनिस्ट्री का मिनिस्टर बनता हूँ तो ये मेरे इख्तियार में है कि मैं चॉइस किसको कर रहा हूँ। चॉइस किसको करो, मेरे हाथ में नहीं है, मुझे नहीं पता जाए शहर में कि कौन क्या है, किसका कैरेक्टर हर क्या एक है, का पता होता किसका है। क्या है। तो आप वही भाई वाली बात कि भाई उस जगह पे उसको लगाए जो कि प्रोफेशनली स्ट्रांग हो। आप इंजीनियर को आप वही वाली बात, डॉक्टर का काम है, ऑपरेशन थिएटर में भेज रहे हैं तो कैसे होगा मामला। तो ये होता है विल और सोच और नियतों का फुकदान, ऑनरशिप लेना। जब आप ऑनरशिप लेते हैं और फुल पावर के साथ आते हैं तो फिर आप चॉइस उसी हिसाब से करते हैं। ऐसा प्राइवेट बिजनेस, मैं बिजनेस भी करता हूँ, भाई भी बिजनेस करते हैं। जब हम अपने ऑफिस में इंटरव्यू लेते हैं तो हम क्या देखते हैं? बिल्कुल, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, ताकि कंपनी तरक्की करे, खत्म। उस आदमी को हायर करे तो 10 गुना वो कमा के भी देगा। आप ऑनरशिप ले रहे हैं ना, जी। इस वजह से आपके अंदर से वो चीज़ निकल रही है। उसका नुकसानदेह भी मैं जिम्मेदार हूँ, हूँ। बस ये चीज़ आ जाए ना, सिर्फ ओनरशिप नहीं ली जा बस रही। वो आ जाए, फिर देखें ऑटोमेटिकली हर चीज़ बिल्कुल प्रॉपर सिस्टम में आ जाएगी। और फिर आप देखिएगा यही शहर आपको IMF से भी निजात दिलाएगा, और आप देखिएगा कहाँ से कहाँ हम जाएंगे। जो ख्वाब लोग बातों में करते थे वो रियलिटी होगी इंशाल्लाह। आपने बात की IMF से कर्जा ख़त्म हो जाएगा। जब बजट लास्ट हुई तो उसमें तनख्वाहदार तबके, बिजनेसमैनों पर टैक्स बढ़ी, फिर भी MQM ने उनको वोट दिया। IMF से कर्जा छुड़ाने से बजाय IMF वाली जो सिस्टम के तहत बजट बनती है उनकी निगरानी में, उसी को फिर सपोर्ट क्यों? हाँ बिल्कुल, मैंने फ्लोर पे ये बात की कि भाई 7% आप सैलरी बढ़ा रहे हैं और 25 या 40% आप जो महंगाई कर रहे हैं, तो ये तो नंबरों का गोरख धंधा है। मैंने ये नंबर का गोरख धंधा है, बिल्कुल ऐसा ही- मैंने ऐसा ही। बिल्कुल बिरना हमने बोला, और हमारी पॉलिसी थी, हमारी मीटिंग्स भी हुई, उसमें भी हमने ये चीज़ें की। लेकिन वही वाली बात है कि जब मुल्क की हालात ऐसे हों कि IMF पे आप नहीं जाएं और तबाही हो जाए तो फिर मजबूरियाँ आ जाती हैं कुछ। लेकिन हमने अपने ताज़ा ज़रूर वो किए फ्लोर पे कि भाई ये गलत है, और है बिल्कुल। तो इंशाल्लाह उस पर हमने कराची के लिए बात की, इवन कि हमने बेनज़ीर प्रोग्राम के लिए बात की कि भाई आप ये सोशल प्रोग्राम कर रहे हैं, आप लोगों को बेकारी बना रहे हैं। आप ये सोचें ना, आप यही इंडस्ट्री में पैसा लगा दें, बिल्कुल सही, जॉब्स क्रिएट करें। जॉब क्रिएट करें ना, लोग आएँ, लोग जॉब करके या डबल क्या कहते हैं सैलरी लें, पैसे लें, एक खुद मुख्तारी ऑनरशिप आएगी। आप ऑनरशिप, आप बेकारी बना रहे लोगों को, बेकारी बना रहे हैं। हसन बख्शी साहब, रियल एस्टेट की दुनिया में लाखों लोग काम करते हैं, खास कराची में, पूरे पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद है इस रियल एस्टेट की दुनिया में। वो आस्ता आस्ता रियल एस्टेट का जो दुनिया था वो भी सुकुड़ता हुआ कम होता जा रहा है, और बहुत सारे रियल एस्टेट के लोग टैक्स चोरी में, उस टैक्स के नेटवर्किंग में भी नहीं आते। जब टैक्स चोरी होगा, सरकारी सिस्टम में नेटवर्किंग नहीं आएगा, सिर्फ चीख और पुकार होगी, तो कब तक? देखिए, पिछली हुकूमत में रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर का GDP में 10% शेयर था। 10%। अब वो शेयर कम होकर 2.2% हो गया है। मैंने प्राइम मिनिस्टर से कहा है कि वी कैन कंट्रीब्यूट 15%, हमें कोई मसला नहीं है, बट कंसिस्टेंट पॉलिसी चाहिए, स्टेक होल्डर्स की शमूलियत चाहिए, ओनरशिप चाहिए। दूसरी बात जो आपने कहा कि टैक्स नहीं देते, तो मैं अब कराची की मिसाल दूं। मेरे मेंबर्स के नक्शे होते हैं पूरे साल में 500 बिल्डिंग के पब्लिक सेक्टर, और 5000 बिल्डिंगें बन रही है बगैर अप्रूवल के। बगैर अप्रूवल के तो वो कैसे बनती है? वो कैसे बन जाती वो है? पैकेज से बनती है। पैकेज किस तरह का पैकेज करप्शन होता से है? बनता है। करप्शन कि मैं ये मेरी बिल्डिंग में अगर प्लॉट लेता हूँ, नक्शा बनाता हूँ, पास करने में साल भर लगता है, बनाने में 4 साल, हैंड ओवर करने में 1 साल, 6 साल की स्टोरी है एक बिल्डिंग बनाने में। वो पैकेज ये होता है कि जितने फ्लैट आप बनाएंगे 25 लाख रुपए फी यूनिट के हिसाब से पर फ्लैट 25 8 लाख। बनाएंगे तो आपका हो गया कितना, 2 करोड़ रुपए। आप 6 महीने वहाँ अफसर देखेगा नहीं, ना कोई फाइल होगी, आंखें बंद कर देगा। हाँ, वो कौन सा सिंध बिल्डिंग की बात कर रहे हैं या दीगर सारे इदारे? अफसर, वहाँ के लैंड डिपार्टमेंट वाले भी नहीं देखेंगे, वहाँ के दूसरे लोग भी नहीं देखेंगे, सिंध बिल्डिंग भी SBC, नहीं पूरा देखेंगे। सिस्टम है। ये पूरा पैकेज है, पिरामिड्स का एक पैकेज है। पैकेज है। और उस 6 महीने में आप बिल्डिंग बना के कब्जा दे देंगे। हवा भाई के नाम की वो प्लॉट होगा, उसका पावर लिया होगा, हवा भाई पता नहीं जिंदा भी होगी कि नहीं, या मर गई। लोगों को आपने बनाना रेवेन्यू सारे इदारे मिले हुए हैं। जी। और सर, ना कंस्ट्रक्शन मटेरियल प्रॉपर यूज हो रहा है, ना कोई आर्किटेक्ट है, ना कोई इंजीनियर है, ना कोई उस पर प्रॉपर सुपरविजन है।
या वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ डिजास्टर। ये तो आपने एक पहलू बताया ना कि इसमें टैक्स नहीं आ रहा है। ये कराची सिस्मिक जोन है, खुदा ना खास्ता इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर इतनी अमवात होंगी, इतनी अमवात होंगी कि आप अल्लाह ना करे। आपका कहना है कि रेवेन्यू, सिद्ध बिल्डिंग, पुलिस, जितने भी इदारे हैं वो सब पैकेज beneficiary लेके करप्शन माल कमाकर इस शहर को बर्बाद कर रहे और हैं। सिर्फ उनका काम है दूसरी तरफ देखना। दूसरा देखना, पैसा मिल जाए। जी, बात पैसा कर मिल रहे हैं। जाएगा। ये इतनी बड़ी क्रिमिनल एक्टिविटी हो गई है कि आप कराची के कोई भी इलाके में चले जाएं, PCHS जाएं, मंजूर कॉलोनी जाएं, बहादुराबाद जाएं, शरफाबाद जाएं, ग्राउंड+1 के मकानों पे ग्राउंड+3 के पोर्शन बने हुए हैं, रोडों पे 4-4 फुट निकले हुए हैं। तो कैसे बन गई है? कौन इसका बेनिफिशियरी है? कौन बनवा रहा है? हम तो नहीं बना रहे, मैंने तो एक भी नहीं बनाया है। तो आप पूछे कि हसन भाई ने कौन सा बनाया है। सो कोई ना कोई तो बहुत बड़ा नाजायज इमारतें बन रही हैं, बहुत सारी खरी बात आपसे करनी पड़ेगी। छोटी सी ब्रेक, हमें छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ेगी। कराची के सियासी और माशी मसाइल पे खरी बात हो रही है। हमारे साथ फरहान चिश्ती, हसन बख्शी साहब मौजूद हैं। बात करते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। खरी बात हो रही है कराची के सियासी और माशी मसाइल पर। हमारे साथ मौजूद हैं फरहान चिश्ती, MNA है, और हसन बख्शी, आबाद के चेयरमैन। फरहान भाई, ब्रेक से पहले हसन बख्शी साहब कह रहे हैं कि जी कराची के अंदर जो बर्बादी है, जो लावारसी है, उसका जिम्मेवार एक सिस्टम है जो ब्यूरोक्रेसी के रूप में, सियासत के रूप में, अफसरान के रूप में, पुलिस के रूप में, हर एक शक्ल में सिर्फ उनको पैसे दे दो, आंखें बंद। तो फिर कौमी असम्बली में आप भी बैठे हैं, तो फिर क्या कौमी असम्बली के मेंबरान तक भी कोई पैसा आता है, माल आता है, उनकी भी आंखें बंद होती हैं? होता क्या है? देखिए, ये एक नेक्सस है, इसमें सब ही, इसमें बिल्कुल कहते हैं ना कि बॉन्डिंग बड़ी मजबूत है, मानी मजबूत है, वरना सियासतदान भी कहने के कि मतलब से पता सब होता है। हाँ, पता सब होता है। लोकली लोग होते होंगे लाजमी, बिल्कुल, उसके बगैर तो हो ही नहीं सकता। देखिए, नहीं सकता। सरपरस्ती के बगैर मैं ये समझता हूँ कि अगर मेरे पास इख्तियार है और मेरा अफसर कुछ कर रहा है, तो इसका मतलब है कि भाई मैं कहीं ना कहीं हूँ उसमें। कहीं ना कहीं हूँ। कैसे कर सकता है बंदा? कैसे नहीं हो कर सकता ना भाई। कर नहीं मेरे आप भी दोस्त हैं, सब दोस्त हैं, कोई ना कोई मुझे बताएगा ना। सकता। ऐसा ही है। और इतना दिलेरी से कोई अफसर आपसे आके कैसे ले जाएगा, मुमकिन नहीं। जो कि उसको पता है कि आप उसके मिलने वाले भी हैं? तो इसका मतलब सरपरस्ती तो है ना। तो ये एक बड़ा मजबूत नेक्सस है। इसको ही जब तक ये इस तरह का मामला चलते रहेंगे, इस सिस्टम माफिया काम करती रहेगी, बड़ा मुश्किल है कि आप इस चीज़ को करें। तो वही वाली बात है कि अहलियत और 18 सालों में ये इतनी सराहियत कर गई है, सिस्टम जो इतना सराहियत कर गया है कि इससे निकलना, वही वाली बात है कि बड़ा, इसको तो बड़ा कहते हैं ना, वॉश आउट करके प्रॉपर तरीके से दोबारा से सिस्टम बिठाएंगे। इन लोगों से पे रहते हुए आप अच्छे की उम्मीद तो कर ही नहीं सकते। सिस्टम सिस्टम सिस्टम, लोग भी रोज़ सुन रहे हैं कराची के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना सिस्टम, अपना अपना नाम, करप्शन, दुकान। आप हर जगह बात भी करते हैं, आवाज़ भी जाती है आला ऐवानों से लेके हर जगह। और बिलावल भुट्टो से भी आपकी मीटिंग हुई, वहाँ पे भी आप लोगों ने ये आवाज़ें उठाई, सिस्टम का नाम भी बताया। फिर मुख्तलिफ काउंटर भी खोले। क्या वहाँ पे रेट और रिश्वत ज़्यादा बढ़ गई या कुछ कम भी हुई? हमारे यहाँ ना एक अनफॉर्चुनेटली सिंध में अर्बन और रूरल डिवाइड है ना, है। पर इस नेक्सस में कोई डिवाइड नहीं कोई है। नहीं, इस शहरी नेक्सस और देहाती आबादी इस हवाले से माल कमाने पे एक है। हाँ, एक है। वहाँ पर किसी एरिया का माल इंचार्ज चाहिए तो कोई एक बना है। हुआ है। वहाँ कोई, मैं देखता हूँ कहीं डिवीजन नहीं है, कहीं मुखालिफत भी नहीं है, कहीं इख्तिलाफ भी नहीं है। सो देखिए, जहाँ पर हमारे चीज़ें एक पेज पे आ जाती है ना, कि जहाँ पर हम साथ कुछ कर रहे होते हैं, तो डिवाइड ख़त्म हो जाता है। तो मैं कहता हूँ यही पॉलिसी को लेके अगर हम सिंध को आगे लेके चलें, तो यकीन माने बहुत सारे डिवाइड ख़त्म हो जाएंगे। और इसी सिलसिले में मैंने दरख्वास्त की है हमारे जरदारी साहब से, अदी से और बिलावल साहब से, कि बहुत खिदमत की हमारे CM साहब ने 13 साल 17 साल हुकूमत को हो गए। मुराद अली शाह साहब। आप मुराद अली शाह साहब को प्रमोट करें नेशनल लेवल पे, क्योंकि वो अपने तजुर्बे से फ़ायदा उठाएं, पूरे मुल्क का फ़ायदा करें।
हाउएवर बिलावल साहब को एज एन सीएम सिंध में लेके आए, बिलावल भुट्टो को आना चाहिए। तो उससे ये होगा, देखिए वो जो करेंगे ना उसके बीच में कोई नहीं आ सकेगा। मतलब आप समझ रहे हैं कि बिलावल भुट्टो करप्शन नहीं करेंगे नहीं, और सीएम करप्शन नहीं, कर रहा है? बिलावल भुट्टो करप्ट नहीं है, नहीं है। ठीक है, ये मेरा आप ये कह यकीन रहे है, मेरा यकीन है। देखिए इंसान बोलते हैं ना, तो वो जो भी मतलब डिसीजन, सीएम को आप कह रहे हैं कि करप्ट है? नहीं मैंने ये नहीं कहा, मैंने नहीं कहा कि उनके तजुर्बे से अब नेशनल लेवल पे फायदा वहाँ उठाए फायदे ना। ले। देखिए ये आएंगे, 7 करोड़ लोग रहते हैं इस सूबे में, 7 करोड़ लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ जब बेहतर होगी, हैंड्स ऑन इनका ब्यूरोक्रेसी का एक्सपीरियंस होगा, तो ये 26 करोड़ लोग देख रहे होंगे, इंस्टीट्यूशन देख रहे होंगे, उनको फैसला करने में आसानी होगी। क्योंकि मुझे मालूम है कि बिलावल साहब प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट हैं, एंड आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक इन द टाइम्स टू कम। बट ये 7 करोड़ जो लोग हैं ना सर, ये भी दुनिया के मेरे ख्याल में 200 मुल्कों से ज़्यादा की या 150 मुल्कों से ज़्यादा की आबादी होगी। फरहान भाई, वज़ीर-ए-आला सिंध की बात हो रही है। मुराद अली शाह जो वज़ीर-ए-आला तो हैं, मगर फाइनेंस जी। के मिनिस्टर भी हैं 4-5, और मिनिस्ट्रियाँ भी उनके पास हैं। क्या ऐवान में, वफाकी ऐवान में कोई ऐसी बात हुई है कि आपको वफाकी ऐवान में मुराद अली शाह की ज़रूरत है कि वो फाइनेंस मिनिस्टर सिंध भी हैं कि पाकिस्तान की फाइनेंस भी चलाएं, बाकी इदारे भी चलाएं? क्या वफाक में कोई ऐसी ज़रूरत है मुराद अली शाह की? आप देखें, जब जब वो सीएम रहे हमेशा फाइनेंस मिनिस्ट्री उनके पास ही हाँ, रही। वो रही। पहले खुद फाइनेंस उनको मिनिस्टर कोई थे, अहल उसके बंदा नहीं बाद मिलता शायद। कुछ बॉस वो है इंजीनियर वो। अब वो इंजीनियरिंग कौन सी होती है, ये तो इंजीनियरिंग कौन सी होती है? कौन सी ये तो वाली फिर होती हसन है, बख्शी बताएंगे। देखे ना वो कौन सी इंजीनियरिंग हो रही है फाइनेंस में। तो लेकिन एक्चुअली मैं बिल्कुल, भाई ने वजह बात की कि भाई बिलावल साहब आए एज सीएम, अच्छी बात है, नेट प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर वो पीएम बनने की बात कर रहे हैं तो सही है, सीएम बन के नेट प्रैक्टिस तो करें, देन फिर वाकई इस तजुर्बे से पता चलेगा कि हाँ फेडरल में उनका कैसा रोल होगा। तो अच्छी बात है, विश की कि भाई चेंज आए, क्या पता इस चीज़ से कोई चेंज आ जाए। हसन बख्शी साहब, नेस्ला टावर का जो गिरना था, सारा इल्ज़ाम जस्टिस गुलजार के ऊपर, अब अदलिया ने फैसला भी दे दिया। क्या इस नेस्ला टावर गिराने में कोई ब्यूरोक्रेसी की गठजोड़, आपके आबाद के या मुख्तलिफ बिल्डर्स की भी गठजोड़ मौजूद थी, या सारा कसूर उस वक्त के चीफ जस्टिस का था? देखिए नस्ला टावर पे जो अभी फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, एक्चुअली वो नस्ला टावर का नहीं था, वो बहुत खुशाइन फैसला है। उन्होंने 3-4 प्रिंसिपल तय कर दिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रेगुलेटर का काम नहीं करेगा, नहीं करना चाहिए, ये प्रोविंशियल इदारों की जिम्मेदारी है या प्रोविंशियल हुकूमत की जिम्मेदारी है। दूसरा उन्होंने ये तय उस कर वक्त तो दिया, करप्शन उरूज पे थी, तभी फैसला भी आया। सुने ना, दूसरा उन्होंने जो फैसला किए कि जो केस मुकदमा आए सुप्रीम कोर्ट पे, वो अपना फैसला उस पर करे। ये नहीं कि अंडर आर्टिकल 184(3 पूरे इसी केस में, ये तो लिहारी की बिल्डिंग का मसला था, 2 फ्लोर थे, वहाँ से पूरी कराची के कन्वर्जन पे बैन लगा, वहाँ से नस्ला टावर डिमोलिशन हुआ, वहाँ से पवेलियन एंड डिमोलिशन हुआ, वहाँ पर तिजोरी हाइट डिमोलिशन, ये तो केसेस ही नहीं थे। और एक बात जो उन्होंने की कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दिया जाए, यानी दुनिया का कलेक्टिव विजडम है कि लोअर कोर्ट में एक केस चलता है, जिरा होती है, उस पर एविडेंस होता है, गलती हो जाती है तो उसको एक हाई कोर्ट में चांस मिलता है, उसमें गलती हो वो अपील होती है और फिर सुप्रीम कोर्ट में। ये डायरेक्ट पिक कर लिए गए थे सारे केसेस। और मैं ये समझता हूँ कि मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहूँगा कि उस वक्त की प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उस वक्त की फेडरल गवर्नमेंट और उस वक्त के इदारों ने भरपूर कोशिश की कि जस्टिस गुलजार साहब इसको इत्मीनान से रिव्यू करें। बट मेरे हिसाब से जस्टिस गुलजार साहब एक अना के उसमें फंस गए थे या एक ज़िद में आ गए थे कि वो तो कौन सी जिद थी? लोग तो कहते हैं जिद थी, मुख्तलिफ बिल्डर्स के साथ चपकलशी हो गई। नहीं, देखिए ये मुझे नहीं पता, वो तो अभी आप प्रोग्राम में बुला लें नेक्स्ट, वो खुद बता देंगे। अना अब तो कोर्ट ने फैसला दे दिया ना कि ही द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एट दैट टाइम वेंट बियॉन्ड देयर जुडिक्शन, बियॉन्ड देयर डोमेन। तो अब मेरा गुजारिश ये है जस्टिस गुलजार साहब से कि देखें वो ख़वातीन जिनके घर तोड़े गए, वो झोली भर भर के बदवाएँ दे रही हैं, आएँ बड़े मोहतरम अंदाज से इनसे माफ़ी मांगें। और कोई माफ़ी मांगने से छोटा नहीं होता, इंसान से गलती होती है ना। और इनके फाइनेंशियल कंपनसेशन में भी ये भी पार्टिसिपेट करें, हिस्सा डालें। फरहान भाई, डालें। कराची को मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अपना सियासी अखाड़ा बनाया हुआ है। हर एक उस सियासी अखाड़े में लड़ रहे हैं, लड़ाई चल रही है, खेल चल रहा है, फिर सब आपस में, रात को खेल ख़त्म, तमाशा ख़त्म, पैसा हजम, सब साथ में मौजूद है। और बिजनेसमैन इसको मिशन बनाकर बैठा हुआ है, कमाने की मिशन। तो ये कराची सियासी अखाड़ा है या कोई बिजनेसमैनों की मिशन है माल कमाने की? बिल्कुल। देखिए, पहले तो वो मैं नेशनल टावर का थोड़ा सा बताता हूँ कि वो क्या हुआ जो है। देखिए, एक तो अफसोस की बात ये है कि सब कुछ हुआ वहाँ, चीफ जस्टिस साहब ने जो किया,
आप फैसले तो कर करके चले गए, अब वो जो लोग तबाह हुए उसका जिम्मेदार कौन है? कितने केसेस ऐसे अदलिया के हमने देखे कि मामलात हो जाते हैं, बाद में ख़त्म, दूसरे कोर्ट ने आगे क्लियर कर दिया, उनका क्या होगा भाई? कितने लोग फांसी चढ़ गए? ये जवाब तलबी कहाँ से? कौन जिम्मेदार है इस चीज़ का? ये तो नहीं हो सकता कि आगे आप सॉरी कर दिया ख़त्म। नहीं भाई, वो बेचारे लोगों ने कितनी जमा पूंजी अपनी वो करके घर बनाए थे और वो टूट गए, कोई पूछने वाला नहीं है। अभी आबाद ने, मैंने सुना है कि वो बिल्डिंग बना के लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, नहीं देते तो क्या होता? आपने फैसला ये दे दिया कि जी ये साफ़ कर दें। आपने ना बिल्डर के ख़िलाफ़ कुछ किया, ना SBC के मुलाजिमीन के ख़िलाफ़ कुछ किया। भाई जिन्होंने अप्रूवलें दी थी, जिन्होंने, वो लोग कहाँ हैं? कुछ नहीं है, ऐसे ही भाई साहब जी फरहान, वो आने चाहिए थे, वो उनकी सर्जिश करनी चाहिए थी कि आइंदा कोई ऐसी चीज़ ना हो। वो उनको आपने क्लीन चिट दे दी। इन बेचारों ने, जिन्होंने अपना किस तरह पेट काट काट के ये जगहें ली, अपने घर बनाए, घर आदमी बनाता है इस पाकिस्तान में, अपनी सब जमा पूंजी निकाल के अपना पेट काट काट के आदमी बनाता है, उसके बाद आप एकदम एक फैसले पे साइड कर देते हो और बाद में आप देखें वो फैसला रिवर्ट हो जाता है। अरे भाई ये क्या मजाक है? नहीं, ऐसा ये जुल्म है। तो पहले तो इस चीज़ को सही करना चाहिए कि भाई ये फैसला आपने वो कर तो दिया, लेकिन उसका खमियाजा कल कोई और आगे कुछ करके चले आए तो फिर भाई आवाम पिस रही है ना। अब मैं आता हूँ आपके उस पर, ये तो चले हो गया, अल्लाह करे अब वो आए अकल के भाई, कोई फैसला हो समझ से वो अना पे ना हो, कौम को देख के फैसले किए जाएं और रियलिटी को देख के, आप ज़मीनी हक़ाइक़ को देख के फैसले होते हैं ना। बिल्कुल ठीक है। तो वो अब इस पे आते हैं, ये जो सियासी अखाड़ा कराची हमेशा से रहा, आपको पता है ना, वो माल कमाने की मिशन। जब आप यतीम हो जाते हैं और कोई वली वारिस नहीं होता और ऑनरशिप कोई नहीं लेता, तो उसके बाद फिर ये होता है जो इस शहर के साथ हो रहा है। इस शहर सबको दे रहा है, इस शहर को कोई ओन करने को तैयार नहीं है। जब तक आप ऑनरशिप नहीं लेंगे इस शहर की, ट्रू ऑनरशिप, जो कि यहाँ के बासी हैं, जिन्होंने जीना मरना यहाँ है, जिनके बाबा अजदाद की कब्रें यहाँ हैं, जिन्होंने मरना यहाँ है, वो लोग आए तो फिर वो सोच सकते हैं। देखिए, एक मॉरली भी एक बड़ा वो होता है कि भाई अगर अपने मोहल्ले में अपने घर पे जाएंगे 10 बार सोचेंगे, बच्चे स्कूल से आके बताएंगे अब्बा ये हो रहा है। मैं अगर मेरा कोई वो नहीं होगा, कोई भी मेरा इंटेक नहीं, कोई भी मेरा स्टेक नहीं होगा, तो मुझे तो परवाह ही नहीं है ना भाई कौन क्या कह रहा है, मुझे आवाज़ नहीं आएगी। मैं अगर यहाँ का शहरी हूँ, मेरे बाबा अजदाद यहाँ दफन हैं और मुझे भी यहीं दफन होना है, तो मैं 10 बार सोचूंगा कुछ करते हुए। मैं सोचूंगा कि भाई मैं अगर KMC का मुलाजिम हूँ, उसी एरिया में रहता हूँ, मेरी पोस्टिंग उधर ही है, तो मैं वहीं से निकल रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, 10 मोहल्ले वाले मुझे बोलेंगे कि भाई ये रोड क्यों नहीं बना, ये सेवरेज की लाइन का क्या हुआ। जब मैं रहता ही नहीं हूँ, मैं कहीं और रहता हूँ और मैं उस एरिया में एज आ इंचार्ज, एज आ डायरेक्टर हूँ, तो मुझे क्या परवाह, मेरे बच्चे थोड़ी खेल रहे हैं वहाँ, मेरे पड़ोसी थोड़ी हैं कोई पूछने वाले। तो मैं तो कभी भी, तो हमेशा, और दुनिया में ये होता है कि जब भी हमने 140A पे हम बात कर रहे हैं कि इख्तियारात मेयर को देने चाहिए, जो कि दुनिया में ही है। आप सूबे से बैठ के आप नहीं चला सकते, मामलात नहीं हो सकते। देखें वो चीज़ होगी तो आप मेयर को बेअख्तियार समझ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बेख्तियार है ना मेयर। आप देखें ना, NSC वार्ड से पैसे तो आ जाते हैं, उसके बाद का सिंक का कोई वो सिस्टम ही नहीं है। मिल रहे सब यूसी टाउन को, सबको पैसे मिल रहे हैं, माल मिल रहा है। वो नहीं भाई, वो क्या है ये 12 लाख रुपए, आप कुछ समझते हैं? आप नहीं बनते चीज़ें नहीं हो सकती। जब तक मेरे पास इख्तियार होगा, टाउन चेयरमैन के पास पैसे होंगे तो उसको पकड़ा जा सकता है कि भाई तेरे पास पैसे हैं। वो अब टाउन चेयरमैन से बात करो, वो बोलता है यार वो वाटर बोर्ड देखेगा, माजी में भी MQM को KMC देखेगा, पावर रहा, लोकल गवर्नमेंट में मेयर वो फिर भी होता रहा। नहीं, हमारे पास पावर नहीं, पैसा नहीं, उस टाइम यही तो हमने देखा। देखें जब मुस्तफा कमाल थे, हमारे पास फुल फ्लैश पावर थी, वो सिस्टम बड़ा बेहतरीन था भाई, इसकी तारीफ करेंगे कि कितना बेहतरीन सिस्टम था वो। लोग टाउन चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन अपने इलाकों में होते थे, तो हमें लोग पकड़ लेते थे भाई कि यार हमारे घर का ये मसला हुआ है। मेरे पास पावर होती थी, उस टाइम लाइनें चेंज होती थी, चीज़ें अच्छी होती थी, उस टाइम रोड बनते थे, पावर थी ना। अब क्या है, अब आप UC चेयरमैन को पकड़ेंगे, वो बोलेगा भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं। जी, बेहतरीन दौर था वो, खुद सबसे अच्छा दौर शहर के नहीं वो था। खुश थी। बिल्डिंग्स जब बनाई जाती हैं तो आजकल जितनी भी बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं तो उसमें मनी लॉन्ड्रिंग, काला धन, ज़्यादातर बहुत सारे ब्यूरोक्रेसी, सियासतदान, हमारे बहुत सारे डाकू जो माल कमाते हैं हर तरह से, इस पाकिस्तान के आवाम की टैक्स का पैसा निचोड़ के ले आते हैं। उनका सबसे जो वाइट करने का धंधा है वो आप ही के बिल्डर्स के अंदर, बिल्डिंगों के अंदर
वो सारा माल लगा देते। क्या जो बिल्डर्स हैं कंस्ट्रक्शन की दुनिया आबाद, क्या इन काले धन और मनी लॉन्ड्रिंग और जो माफिया है स्मगलिंग सोना और सब करने, उनका पैसा लगाने और ठिकाने लगाने पे काम क्यों कर रही है? देखिए, जो इस किस्म के लोग हैं, उनका पैसा बिल्डर के पास नहीं है, उनका पैसा ज़मीनों में है। वो अपने पैसे से एक ज़मीन लेते हैं और ज़मीन वो 100 करोड़ रुपए की होती है, उस पे 25-30 करोड़ रुपए का शायद ऑफिशियल लगता है। एक चौकीदार रखते हैं और वो उसकी निगरानी कर रहा होता है। हम तो प्लाट वो खरीदते ज़्यादातर। हाँ, वो आइडल प्लॉट रखते हैं, वो प्लॉट की कीमत बढ़ती जाती है। देखिए, हम तो वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। हम एक प्लॉट लेते हैं 2000 गज का, उसका नक्शा पास कराते हैं, 2.5 अरब रुपए का लोकल मटेरियल खरीदते हैं, सरिया, सीमेंट, टाइल, पाइप, कॉपर, वायर, और लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। और हमारा एंड कंज्यूमर वो है जो उसमें रहता है। सो वी आर नॉट अ पार्किंग लॉट। पार्किंग लॉट इज़ द लैंड। अब ये लैंड, जब हम वो अपनी 2,500 गज की ज़मीन बना के निकलते हैं और दूसरा प्लॉट खरीदने जाते हैं, उस ज़मीन के पैसे और सारा नफ़ा डाल के भी तो उसकी कीमत ज़्यादा हो गई होती है। तो उनके लिए बहुत अच्छा ये इन्वेस्टमेंट है। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि देखें, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध गवर्नमेंट की जगह कस्टोडियन ऑफ लैंड है। आप ज़मीन, और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का कानून कहता है कि 126 गज से ऊपर कमर्शियल लैंड ऑक्शन होना चाहिए 1947 से। एक पीस ऑफ लैंड ऑक्शन नहीं हुआ है। एक पीस ऑफ लैंड छोड़ दें, जो हो गया हो गया। मैं कहता हूँ आज से शुरू कर दें, ताकि ये डिमांड एंड सप्लाई की बात है। देखिए, डिमांड बहुत है। मैं एक फ्लैट बनाता हूँ, 50 फ्लैट है, उसमें एक बिल्डिंग बनाता हूँ, 500 बायर हैं, 300 बायर। आप लैंड दे दें, लैंड इज़ माई रॉ मटीरियल। आउटस्कर्ट में जो लैंड है उसमें इतनी 2 नंबरियाँ हुई हुई हैं, इतनी डुप्लीकेशन हुई हुई है कि ना कोई बैंक जाने को तैयार है फाइनेंसिंग करने, ना कोई म्यूचुअल फंड पैसे लगाने को तैयार है, ना अक्सर बिल्डर वहाँ जाने को डरते हैं। तो आप कोई निज़ाम, शफाफ निज़ाम ले आएँ, ऑक्शन करें। ऑक्शन से अगर आपने 4 लैंड ऑक्शन कर दिए, इस्लामाबाद में 3 लैंड ऑक्शन होते हैं तो 40 बिलियन रुपए आ जाते हैं। आप 4 लैंड ऑक्शन करें, 50 बिलियन रुपए आएंगे। पूरे सिंध का हेल्थ कार्ड 10 लाख रुपए का पर फैमिली, उसका इंश्योरेंस है, प्रीमियम है 44 बिलियन। 5 प्लॉट ऑक्शन कर देना। हम थोड़ी कह रहे हैं कि कोई आप अपनी जेब से 1 रुपया डालें। सिंध की ज़मीन सिंध वाले ऑक्शन करेंगे और उससे बेनिफिट उठाएंगी सिंध की पब्लिक। सो हम तो देखिए, ये आबाद मुख्तलिफ आबाद है ना। देखिए, हम भी आहिस्ते आहिस्ते ग्रो कर रहे हैं और सीख रहे हैं समझ। हम तो कहते हैं ज़मीन का ऑक्शन करें, हम तो कहते हैं अप्रूवल डिजिटलाइज करें, हम तो कहते हैं ड्रोन को इस्तेमाल करें वायलेशन चेक करने के लिए, और बेहतरीन आदमी को लेके आएँ, व्हील पे जैसा हम देने को तैयार हैं। देखिए, हम खुद चाहते हैं कि इज्जत से अच्छा काम करें। हम नहीं चाहते इन माफिया से जान छुड़ाए। हम कोई अच्छा लगता है बैगों में पैसे भर के ले जा रहे हैं, कोई हम लोग क्रिमिनल्स हैं, कोई हम लोग ड्रग लॉर्ड्स हैं। बट आप निज़ाम को तो सीधा करें, आप निज़ाम को तो सीधा करें। यकीन माने, हम सब कारोबारी आदमी भरपूर तरीके से आगे आएंगे। बिलावल साहब आ जाएं। मैं इसलिए कहता हूँ कि ओनरशिप होगी ना, फिर उनको, हमें पता है उनके मुंह से जो निकलेगा वो वापस नहीं होगा। डिपार्टमेंट चाहेगा नहीं चाहेगा, ब्यूरोक्रेट चाहेगा नहीं चाहेगा, पॉलिटिकल कोई मिनिस्टर चाहेगा नहीं चाहेगा, ही हैज़ टू फॉलो इट। और वो समझदार पढ़े लिखे आदमी हैं, दुनिया में घूमते हैं, वो दुनिया देखते हैं, उस किस्म का निज़ाम लेके आएंगे, डिजिटलाइज करेंगे। क्यों लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइज नहीं हो रहा है सिंध में? क्यों कराची में नहीं हो रहा है? करप्शन। देखिए, बहुत बड़ा ये एक सवाल है कि वर्ल्ड बैंक भी पैसे दे रहा है, 10 साल फिर उसको आग लग जाती है कंप्यूटर को। ऐसा थोड़ी होता है यार। कंप्यूटर को आग लग जाती है या रिकॉर्ड को आग लग जाती है। और सिस्टम बन ही नहीं रहा, सिंध का ओनरशिप है ही नहीं। इस पे खरी बात होगी, मगर छोटी सी ब्रेक के बाद। खरी बात हो रही है कराची सियासी और माशी मसाइल पर। फरहान भाई, कराची के बहुत सारे माशी मसाइल मौजूद है। वहाँ पे इस वक्त सबसे बड़ा मसला एक बार फिर स्ट्रीट क्रिमिनल्स।
दिन दिहाड़े कत्ल। हालिया क्लिफ्टन में एक हिंदू नौजवान को मारा गया। रोज़ाना 1-2 लाशें डकैती में लोग मर रहे हैं। ये कराची को एक बार फिर लाशें दे कौन रहा है? बिल्कुल सही। देखें, जब वही वाली बात मैं आपको बताता हूँ, ऑनरशिप ना हो, जिस शहर में थाने बिकें थाने बिके। तो शहर में ये नहीं होगा तो और क्या ओनरशिप की तो बात तो सब करें, फिर ओनरशिप करेगा कौन? अरे मेरे भाई, यही तो मसला है। ऑनरशिप वही ले सकता है जो वहाँ का मकामी हो, जिसको पता है, इन आउट पता है, जिसको, जो भुट्टो साहब को भी जानता हो, भाई को भी जानता हो, जिसको पता है कि कल भाई मेरे पास आ जाएगा, वो हैं, उसके बच्चे, उसकी फैमिली मेरे फैमिली के साथ होगी। तो एक बहुत बड़ा फ़र्क है। मैं बोलूँगा यार भुट्टो भाई फ़ोन कर देगा, यार बड़ा मसला हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, भाभी बार कर देंगी फ़ोन। ये असल चीज़ है। अब कराची जब की- मुझे कोई वही नहीं है तो मुझसे बड़ा क्या होगा? क्या ख्याल आपने है? बात की कराची में मकामी गैर मकामी, जी। ये नारा MQM काफ़ी अरसे से लगाती है, मकामी गैर मकामी। तो कराची में गैर मकामी है कौन? हाँ, इसका बड़ा अच्छा, बिल्कुल, ये अक्सर लोग इसको गलत ले आते लेते हैं, हैं। जैसे अभी शायद ले रहे होंगे। ऐसी बात नहीं है। मकामी मैं उनको बोलता हूँ कि जैसे मैंने आपको शुरू में बोला था, जिसके बाबा अजदाद की कब्रें, और जिसको मुझे पता हो कि मुझे इधर ही दफन होना है। देखें, ये इंसानी फितरत है। आप अपने घर को साफ रखते हैं? नहीं रखते? रखते हैं ना। हर चीज़ का कोई गलत बड़ी चीज़ पड़ेगी, आप उठाएंगे और डस्टबिन में डाल देंगे। आप अभी निकले सीढ़ियों पे, क्या हाल हो रहा होगा? पान की पी के पड़ी हुई है, टिश्यू पेपर ये वो पड़ा हुआ है। क्या है? और नशम नहीं। मैं 10 बार गुजर रहा हूँ वहाँ से। मैं अपने घर में गुजरूंगा, उठा के रखूंगा उस चीज़ को। बच्चे को बोलूँगा, भाई ये क्या टेबल यहाँ कुर्सी यहाँ क्यों पड़ी हुई है, जो इसकी जगह नहीं है, ये क्यों है यहाँ पर? मैं उस जगह पर उसको रखूँगा। अपने घर में ये करते हैं ना हम, लेकिन अपने शहर में नहीं करते। ऑनरशिप लेनी है। अब SHO अगर बाहर का होगा, बाहर का मैं ये नहीं बोलता, नस्लियत वाली बात ही मैं नहीं कर रहा। सिंधी हो, पंजाबी हो, बलोची हो, कोई भी जो पाकिस्तानी है, उसका ये शहर है, लेकिन उसने लेनी है ऑनरशिप। जब मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, हर कुछ यहाँ होगी, मेरी चीज़ें स्टेक यहाँ पे होगा, तो मैं सोचूंगा भी और समझूंगा भी और उसकी ऑनरशिप लूँगा। अभी क्या होता है, SHO को अपने थाने की गलियों का नहीं मालूम, मेरा थाना कहाँ से कहाँ तक है, कौन है यहाँ पर, कौन इज़्ज़तदार है, कौन क्रिमिनल है। जब मुझे पता नहीं हो, मैं इज़्ज़तदार की तस्लील करूँगा, क्रिमिनल पे हाथ रखूँगा। अभी हो रहा है ये। जब ये होगा तो भाई क्राइम भी बढ़ेगा, ये मोबाइल स्नैचिंग भी होगी, लोगों के साथ सब कुछ ऐसी चीज़ें। हसन बख्शी साहब, कराची में क्राइम्स, क्रिमिनल्स बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन क्राइम, लोग मर रहे हैं, और सियासतदान मकामी गैर मकामी की बात करते हैं। और कराची के अंदर पूरे पाकिस्तान से, हर इलाके से लोग आबाद होते जा रहे हैं। लाहौर, कोटिया, पेशावर, वहाँ पे तो सिर्फ मखसूस जो कौमें उस सूबे की हैं वही आबाद हैं। वहाँ न कि पाकिस्तान की बात होती है, न कोई और बात होती है। सिर्फ ये कराची में ही बात मकामी गैर मकामी की क्यों? देखिए, जो ये कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ माश कमाने आते हैं, और मेरे ख्याल में ये वो सिटी है और ये सबको वेलकम भी करता है। बहुत से एग्जांपल हैं कि यहाँ लोग आए और बहुत बन गए, अल्लाह ने उनका साथ दिया और वो बहुत बन गए। हाउएवर, मैं जो आपके क्राइम के सवाल का जवाब यूँ दूंगा। देखें, सेफ सिटी, दुनिया में सेफ सिटी का पहला फ़ायदा क्या होता है कि वहाँ क्राइम कंट्रोल होता है। और यहाँ पे क्या फ़ायदा हो रहा है? यहाँ वो चलान बन रहे हैं, चालान बन रहे हैं, उसका चालान बन रहा है और पैसे लिए जा रहे हैं ज़बरदस्ती। उस पर भी धंधा बन गया ट्रैफिक का। जी, मुझे कल किसी ने कहा कि उसमें भी काम हो रहा है। कहने का मकसद सिर्फ ये है, प्लीज़ हमें समझना पड़ेगा कि अगर सेफ सिटी दुनिया एक आँखों से देखती है कैमरे से कि वहाँ की लोगों की सिक्योरिटी, आज तक जो रिक्वायर्ड कैमरे थे सेफ सिटी के, वो कराची शहर में इंस्टॉल नहीं हो सके। तो इस सेफ सिटी का फ़ायदा सिर्फ चलान नहीं है। यस, कुड बी वन ऑफ द बाय प्रोडक्ट्स। इस सेफ सिटी का मकसद तो ये है कि जो आदमी क्राइम यहाँ करता है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, डिटेक्ट हो। तो मेरे ख्याल में हम अपनी प्रायोरिटी से हट गए। और मैं आपसे भुट्टो साहब एक बात और करूँगा, हम सब जिम्मेदार लोग हैं, और जितनी जिसकी जिम्मेदारी है, अथॉरिटी है, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
यकीनन जो माजी से हमें सीखना चाहिए, बट हमें आगे की बात करनी चाहिए कि आज तो सीधा कर दिया जाए, आज तो सीधा करना चाहिए, आज तो चाहिए, आने वाले कल तो बेहतर कर दिया करना जाए। चाहिए। देखिए हम जो गुजर कल गया और वो- हम मजीद खराब करने जा रहे हैं। जी वो हम नहीं ला सकते। लेट अस वर्क टुगेदर, पुट आवर ऑल एफर्ट्स टुगेदर, जॉइन हैंड्स, और नेम एंड शेम उन आदमियों को करें जो इस सूबे को चैलेंजिंग पोजीशन में डाल रहा है, जो इस मुल्क का, इस सूबे में तरक्की नहीं होने दे रहा है। कोई भी हो, वो चाहे कोई मेरा मेंबर हो, चाहे इनका मेंबर हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी का आदमी हो, चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेसी का आदमी हो। देखिए जब हम सब हाथ जोड़ेंगे ना, ये ताकत बन जाएंगे। हमें सियासत इलेक्शन तक ठीक है, इलेक्शन के बाद मजबूती से हमने आगे बढ़ना है। ये हम 7 करोड़ लोगों के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं, 7 करोड़ लोगों के, पूरे सिंध की बात सिंध की साथ मैं देखिए मेरा सूबा तो सिंध है ना, सिंध, आई एम नॉट लिमिटेड टू कराची, मेरा मुल्क अब पाकिस्तान सिंध की है। बात करें, मैं पूरे सिंध की बात कर रहा हूँ। देखिए पूरा सिंध आगे जाना चाहिए, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपके पास पोर्ट है, आपके पास वो विंड है कि आप 24 घंटे फ्री बिजली क्रिएट कर सकते हैं विंड मिल के थ्रू। कर सकते हैं। आपके पास वो है कि आप सोलर 12 महीने यूज़ कर सकते हैं। आज फैक्ट्री लगाने में इम्पेडिमेंट क्या है? महंगी बिजली, हायर टैक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमारे पास 2 मसाइल तो ऐसे वसाइल हैं कि हम सब इस्तेमाल कर सकते हैं, पर यकीन माने हम एक उलझ गए, ये उलझा दिया गया है, हमें उलझाया गया है। और कराची का सौदा MQM को जब इक़्तिदार में आए, ऐवानों में आए, सीटें मिल गई, 2 वजारतें मिल गई, तो कराची का सौदा करके कराची पे बात दब गई। अब जो 2 वज़ीर हैं वो भी आपस में कराची के सियासी अखाड़े में लड़ रहे हैं। तो MQM ने कराची का क्या सियासी सौदा किया हुआ है कि असेंबली में, वफाकी ऐवान में, वफाक से कराची के लिए जो इमदाद आनी चाहिए वो एक जगह रुक गई है। सिर्फ तनकीद सिंध हुकूमत पे कि वफाक ज़िम्मेवार नहीं है कराची को, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के लोग जब कराची में पल रहे हैं तो MQM ने, आपकी जमायत ने, आपके बैठे हुए मेम्बरान ने कराची का सौदा कैसे कर लिया? नहीं जी, सौदा तो नहीं। अभी देखें हम फेडरल में थे तो अभी हैं, तो अभी आप देखें 50 बिलियन रुपीज़ जो है फेडरल से हमने अभी अप्रूव कराए हैं SGB में। और अभी फ़ंड की रही बात तो आ रहा है, लेकिन वही वाली बात है, जब हम उनसे बात करते हैं तो 18वीं तरमीम के बाद जो माहौल बन गया तो वो ये बोलते हैं भाई 3000 जो है ना अरब रुपए हमने NFC वार्ड में उनको दिए हैं, सिंध गवर्नमेंट को। वहाँ जाके लेकिन हम फिर भी इस पे बात करते हैं। देखें हम हैं गवर्नमेंट में तो हम बात कर सकते हैं, और बात करते हैं और लेके आए। और इंशाल्लाह अभी एक और K4 का मामला है, कितना अहम मामला है ये। K4 कब से चल रहा है, कब से इस पे अभी बात हुई है, इस पे भी फंड हमने फेडरल से निकलवाया कि भाई K4 को तो रेडी है। और शहर का जो सिस्टम है अंदर का इंटरनल, उसको ये 1970 का सिस्टम डला हुआ है। जितना भी ये वाटर बोर्ड सेवरेज का निज़ाम, ये पूरा जो है धर्म भरम तब से बिगड़ा हुआ है, बिगड़ता गया। देखे ना, बिगड़ते ही गया। लोगों ने कोई 50 प्लानिंग साल से नहीं बिगड़ थी, रहा है। बस अपने हिसाब से चीज़ें हो रही थी। अब उस पर इंशाल्लाह काम हो रहा है। उस पर मैं K4 में कमेटी में भी हूँ, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में। तो अभी मैंने मीटिंग रखी है सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक है। तो उस पर जो है ना, इस पर ज़रा वो करना है कि फ़ंड को किस तरह यूटिलाइज़ करना है, इन चीज़ों पे मैंने अभी वो किया है इंशाल्लाह। तो उस पर ये करना है कि पहले इंटरनल, मैंने ये क्या है, पहले भाई इंटरनल सेट करें शहर के अंदर, देन K4 वहाँ से शुरू करेंगे। K4 अगर आता है पानी तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा वो भी देखना है, प्रेशर से पानी आएगा कहाँ जाएगा। तो इंशाल्लाह प्लानिंग अभी ये है कि पहले हम इंटरनल सेट करेंगे, देन K4 का काम तो चल ही रहा है। उस पर अभी फ़ंड की बात हुई है, इंशाल्लाह फेडरल से फ़ंड लाना है। और फेडरल से फ़ंड आता है तो सूबा बैक मार देता है। तो अब इन दोनों के लिए अब जो जोड़ना है और लाइन से ये चीज़ें करनी है कि भाई किस तरह इसको K4 को तामीर करना है। और मेयर जो है ना, यहाँ लाइन्स का मामला देखेंगे और हम K4 लेके आएंगे और इंशाल्लाह अच्छा होगा। कराची के खास कर सुपर हाईवे उसके अतराफ में बहुत सारी सोसाइटियाँ बनी हुई हैं, लोगों से बुकिंग के नाम पे करोड़ पे बटोरे जाते हैं। उन सोसाइटियों का एक चैम्पियन हालिया ज़मीर अब्बासी नाम से एक बंदा पकड़ा भी गया, अरबों रुपये करप्शन दुकान। इस सोसाइटियों के अंदर जो कराची में माल कमाने का धंधा बना हुआ है, आपके भी बहुत सारे बिल्डर्स, आपके भी बहुत सारे मेंबर उस दुकानदारी में, उस ठेकेदारी में, उस सिस्टम में भी मलूस हैं। इस कराची के अंदर सोसाइटी नाम पे जो धंधा है वो क्या है? देखिए मैं हर चैनल पे कहता हूँ और आपके चैनल से भी कहूँगा,
फील्ड मार्शल साहब को रिक्वेस्ट करूँगा, प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे ही वो ईरान और अमेरिका की डिप्लोमेसी से फारिग हो तो पाकिस्तान में जुडिशल रिफॉर्म लाएं। जुडिशल रिफॉर्म क्या है? इस वक्त फरूक नसीम को हमने बुलाया, वो कहते हैं लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में 40 साल का वक्फा है केस डिसाइड होने में। 3 महीने में फैसला कर दें, 90% क्राइम ख़त्म हो जाएगा। 90% क्राइम ख़त्म हो जाएगा अगर लोगों को ये यकीन हो जाए कि फैसला होने लगेगा। अगर मेरी ज़मीन पे कोई कब्जा करता है मैं कोर्ट चले जाऊँ, अगर मेरे खिलाफ भी फैसला आता है मैं नेक्स्ट लेवल चले जाऊँ, नेक्स्ट लेवल। ये जो साल चलता है ना, तो देखिए बिजनेसमैन है, मैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, अपॉर्चुनिस्ट है, उसको तो जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है वो जाता है। हाउएवर निज़ाम बेहतर करना पड़ेगा। ये गैंगरीन है, ये पूरे मुल्क में फैल गया है, इसको काट के निकालना पड़ेगा। और इसमें अगर हमें दुनिया में एज एन मुल्क आगे बढ़ना है, कंपेटिटिव रहना है, तो देखिए कुछ फैसले हमने करने पड़ेंगे और फैसले पूरी कौम सपोर्ट करेगी। पूरा 26 देखिए हर आदमी ये प्रेजेंट जुडिशल निज़ाम से परेशान है कि यहाँ तो स्टे पे स्टे, डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट। अभी जिन सोसाइटीज़ की आप बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पर 3 महीने में फैसला हो जाए और अगर जैसा आप कहते हैं मेरा मेंबर कोई है, उसकी हिम्मत है कि वो दूसरी बार करेगा उसकी, बट वो बेहतरीन वकील करता है, जाके स्टे ले लेता है। जो लैंड ग्रैबर है या जो गलत काम कर रहा है उसके पास हमसे ज़्यादा बेहतर वकील है, उसके पास हमारे से ज़्यादा वीगो हैं, उसके पास हमारे से ज़्यादा कारिंदे हैं। तो देखिए हमें ये मुफ्त का माल ज़्यादा उसके पास जी, तो वो अच्छा वो इतना थका देता है। कल एक हमारे एक बिल्डर की ज़मीन पे कब्जा हुआ, थक गए वो, उसने बोला हसन भाई मेरे से 40% मांग रहे हैं, मैं ज़मीन पे उसकी पैसे मांग रहे हैं जो आम है, कराची में आम है। अब वो उसने मुझे बोला कि मैं थक गया हूँ, मेरे बच्चे भी अब लड़ पड़े आपस में, मैं सोच रहा हूँ 30% देके फारिग कर दूँ। अब 15 अरब रुपए की ज़मीन है वो, जो मुफ्त में पैसे देने पड़ेंगे, तो देखिए ना, उसमें डीसी भी बनस होगा, एसपी बनस होगा, वो जब देगा तो उनके हौसले पड़ेंगे ना। पर वो नहीं देगा तो बोलते हैं आप हसन भाई 50 साल में केस लड़ते रहो। किससे केस लड़ूं? कागज बनाने वाले वहाँ डिपार्टमेंट मिला हुआ है, करे क्या वो आदमी? मुझे आप बता दीजिए ना, आपको मैं चेयरमैन आबाद बना देता हूँ, क्या जवाब दूं इन लोगों को? मैं क्या जवाब दूं इन लोगों को? मुझे यकीन माने वो जो बड़े बड़े केसेस थक के बोलते हैं यार हसन भाई हमें पैसे देने दो। कराची का कोई वली वारिस नहीं, हर काम का सबको भत्ता, रिश्वत, कुछ न कुछ देना पड़ता है। लाहौर बदल गया, इस्लामाबाद चमक गया, पेशावर को मोटरवे भी मिल गई, कोटिया के तो चलो जो भी हालात है पॉलिटिकली, तो कराची को इस बर्बादी के पीछे सारी सियासी जमायतें, इक़्तिदार भी सबके पास, आपकी जमायत, मौजूदा हुकूमत, सबको घूम फिर के इक़्तिदार की कुर्सी मिलती है। कि कराची के वाली वारिस सब कोई जमायतें बनी क्यों नहीं? एक बात और ऐड कर दूं, फरहान भाई उसका भी जवाब दें। या आपने बोला लाहौर बन गया, इस्लामाबाद बन गया, दीगर शहर बन गए, टैक्स यहाँ से कलेक्ट हुआ, टैक्स यहाँ से बन गया, पैसे यहाँ से गए, शहर बने दूसरे बने। ये भी तो कमाल नहीं है? जैसे अभी है कि भाई ने ईरान में अस्पताल बन रही है सिंध के पैसों अच्छी बात है। अब इस्लामाबाद में हम होते हैं, रोडों में गुजर रहे होते हैं, लाहौर से अब गुजर रहे होते हैं, जा रहे होते हैं हाईवे मोटरवे पे, और जब हम अपना ये मोटरवे देखते हैं तो ये तो बड़ा वही वाली भाई की बड़ी अच्छी बात है भाई, फंड यहाँ से जा रहा है, टैक्सेस यहाँ से जा रहे हैं, रोडें वो बन रही हैं। मतलब सिंध के सियासतदानों में या कराची की सियासतदानों में कोई नियत में खोट है? देखें वो बिल्कुल वो वाली बात है। मैं फिर उस पर आता हूँ, वहाँ क्या है, वहाँ ऑनरशिप है, ओनरशिप। वहाँ पूछते हैं, अगर ओनरशिप है तो टैक्स क्यों नहीं देते? पूछते तो हैं टैक्स कहाँ जाता है हाँ, उनका? ये बिल्कुल देखें जितनी आपके सब दोस्त हैं ईवान में साथ बैठे होते हैं। जी जी, बदकिस्मती है कि हमने कितनी बार बोला है भाई ये एग्रीकल्चर टैक्स क्यों नहीं लगाते भाई। सनतें वहाँ पे भी हैं, हाँ, बिल्डर्स वहाँ पे भी हैं, चीज़ें बिल्कुल है, कपास वहाँ पे भी है, लेकिन वही वाली बात वहाँ पे भी है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, टैक्सेस वहाँ से भी होते हैं, लेकिन वो चीज़ वो नहीं होता है। जैसे हमारा तो बेसिक बिजनेस हब है शहर, खूबसूरती शहर की ये है कि हम तो पोर्ट हमारे पास है, लैंड हमारी महंगी है देखा जाए। बदकिस्मती आप ये देखें, इंडस्ट्रियल प्लॉट जो यहाँ पर है वो 10 गुना ज़्यादा बड़ा आप पंजाब में ले लें, KPK में ले लें आप, यहाँ इतना महंगा इंडस्ट्रियल प्लॉट है कि मैं आपको क्या बताऊं। जो अफसोस होता है कि आप बिज़नेस करेंगे या उस प्लॉट में आप पैसा अपना 10, 12, 15, 20
कहते हैं ना क्या 40-50 करोड़ रुपए का आप प्लॉट लें नॉर्मली, जो 2-3 हज़ार गज का होगा शायद, और वो आपका तो ख़त्म हो गया ना, वो पैसा तो गया मिट्टी में। उसका क्या आप बिजनेस करेंगे, क्या आप रेवेन्यू जनरेट, क्या आप टैक्स देंगे? बदकिस्मती। और वही आप पंजाब में ले लें, सस्ता मिल जाएगा आपको, चीज़ें मिल जाएंगी, ऐसा ही है ना। ऐसा ही तो ये हमारी बदकिस्मती। अभी इंडस्ट्रीज आहिस्ता आहिस्ता शायद उस तरफ जा रही हैं जो मामला चल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये मैं बिल्कुल बड़ी उससे बोलता हूँ कि हमारे बिजनेसमैनों की वाकई क्वालिटी इतने मुश्किल हालात में जिहाद कर रहे हैं, जिहाद कि कर रहे हैं। चीज़ें कर रहे हैं, कितनी हसन बख्शी साहब। मजबूरी में सिस्टम को तोड़ते हुए। हसन बख्शी साहब, फरहान भाई कह रहे हैं कि बिजनेसमैन जहाद कर रहे हैं। इस जहाद में पॉलिटिकल जमायतों को भी पैसे देने पड़ते हैं, वो चाहे मजहबी हो, सियासी हो, लसानी हो, तो कितना कितना कौन सी जमायतों में बता जाता है। रिश्वत तो देनी ही पड़ती है, बाकी बता किस किस को देते हैं आप? देखिए, आसान सवाल ये होता है कि आप पूछते किसको नहीं देते हैं। किसको नहीं देते? देखिए, मतलब पॉलिटिकल जमायतों को वो देते हैं। आसान है, वो बाकी तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। हाउएवर, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आपने बोला कराची से कमा तो वो भी रहे हैं, शायद हमारे घर से बेहतर वहाँ घर हैं, ऑनेस्टली कह रहा हूँ। अखराजात भी उनके ज़्यादा हैं, गाड़ियाँ, रोब शोब वो भी उनका ज़्यादा है, बट यहाँ के लोग कंप्लाइंट हैं, टैक्स कंप्लाइंट हैं। देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे अगर सूबे की पॉलिटिकल पार्टीज़ एक पेज पे आ जाएं और एक गोल तय कर लें कि इस सूबे को आगे ले जाना है और पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन सूबा बनाना है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ और इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट जो पैरामीटर्स होते हैं किसी भी शहर या सूबे को गेज करने के, तो ये कोई नामुमकिन बात नहीं है। देखें, हम भले सियासत करें, किसी का कोई भी पार्टी से ताल्लुक़ हो, बट कुछ कॉमन गोल्स तो सेट कर दें। मैं फरहान भाई की पार्टी को भी रिक्वेस्ट करूँगा, पीपल्स पार्टी को भी रिक्वेस्ट करूँगा, जमात इस्लामी को भी करूँगा, मैं PTI को भी करूँगा और दीगर जो भी पार्टियाँ हैं, कि यार कुछ इकोनॉमिक गोल्स तो सेट कर लें कि यार ये चीज़ें ऑन मेरिट चलेंगी। ये तो कर सकते हैं ना, इसके लिए तो किसी ने किसी को नहीं रोका है, किसी ने नहीं रोका, किसी ने किसी को नहीं रोका, फिर भी कोई नहीं कर रहा है। कर लें, बुलाएं, इकोनॉमिक एजेंडा तय कर लें आइंदा 10 साल का सिंध का, ओनरशिप ले लें पीपल्स पार्टी, बिलावल साहब ले लें और कर लें। क्यों नहीं, इसमें क्या मसला है? हम सिर्फ जाके असेंबली ऐवान, हमें भी बुलाएं, चैम्बर को बुलाएं, फेडरेशन को बुलाएं, हमें बुलाएं और एसोसिएशन को बुलाएं, 10 ईयर्स का एजेंडा तय कर लें। आज तक किसी प्रोविंस में नहीं हुआ, आप कर लें और चलें, हम सब आज करते हैं। ऐसा वायदा हो रहा है, आपस में बैठेंगे? नहीं, बहुत पॉलिटिकल अच्छी, पार्टी नहीं, बैठेगी? बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। कुछ चीज़ों पे तो आप कर दें भाई, पॉलिसी ये रहेगी चाहे गवर्नमेंट किसी की भी आए। जी, असूल ये होता है, ये पूरी दुनिया में ये चीज़ें हैं, उसी वजह से आप तरक्की करते हैं। आपको, मैं एज अ बिजनेसमैन मुझे एतमाद पैदा होता है कि भाई ये पॉलिसी है, मैं भी पैसे लगाऊंगा, मैं भी एक फैक्ट्री नहीं दूसरी लगाऊंगा। ये है ये दुनिया में भाई। जहाँ देखें, बिजनेसमैन तो एक होता है, वो कहते हैं ना, वो पेड़ के ऊपर चिड़िया बैठी हुई है, हल्का सा झटका हुआ सब उड़ गए। फरहान भाई, ये कराची खरबों रुपए टैक्स में देता है, क्या आप बता सकेंगे कौमी असेंबली के मेंबर की हैसियत में कि रिटर्न में कराची पे कितना पैसा लगता है? बदकिस्मती आप यही तो है कि कराची टैक्स इतना देता है। भाई ने जो बात की, जो मैं नहीं, पंजाब में दूसरे शहरों में टैक्स का रिवाज ही नहीं है, उनके मिजाज में ही नहीं है। वाहिद कराची शहर है जिसमें प्रॉपर टैक्स दिया जाता है और कहते हैं कि इतनी मुश्किलात के बावजूद जो FBR का जो कहते हैं ना, जो दे रहा है उसी के ही लिए नोटिस निकलते हैं। हमारे बिजनेस ये बड़ी मजबूरी है, नोटिस भी उसी के निकलते हैं जो बेचारा टैक्स दे रहा है। बदकिस्मती आप ये देखें। हसन बख्शी साहब, इस सारी सूरत हाल में आपके पास हल क्या है कि अब करना क्या चाहिए कि कराची या सिंध के सियासी और माशी हालात ठीक हो सके? मेरे पास एक ही हल है, एक ही लफ्ज़ है, बिलावल साहब को ले आओ। खुद ब खुद चीज़ें सही होंगी, उसके बाद हम MQM के पीछे पड़ेंगे कि आप साथ दो, एक 10 साल का एजेंडा बनाओ। देखिए, ये तो हमारा भी काम है ना, हम इस शहर के, हम वोटर भी हैं, हम इस शहर के टैक्स पेयर भी हैं, हम इस शहर के स्टेक होल्डर्स भी हैं। हम भी पीछे पड़ेंगे और क्यों कोई मना करेगा, क्यों कोई मना करेगा। और ये भी देखें, आज जो चीफ मिनिस्टर है ना हमारे मुराद अली शाह साहब, मेरे ख्याल में उसमें सबसे क्वालिफाइड आदमी यही है। बाकी नहीं है, बाकी इतने तरक्की याफ्ता नहीं है। कौन MIT से पढ़ा हुआ है? मेरे ख्याल में ये पुराने तजुर्बेकार हैं, यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए। मैं कहता हूँ कि पर नई चीज़ें थ्रू हो पा रही ना, बहुत कोशिश करते भी होंगे यकीनन। देखिए, मैं भी ये हूँ ना पब्लिक सर्विस में, ये थैंकलेस जॉब है, यू कांट सेटिस्फाई एवरीबडी, वी कैन अंडरस्टैंड, बट
व्हाट वी फील कि अगर इसमें एक साहब ये आ जाए ना 5 साल 6 साल, यकीन माने चीज़ें चल पड़ेंगी। ये तो मैंने वैसे फील्ड मार्शल को भी लिखा है कि आपने जंग जीती मई में, बहुत बड़ा कारनामा किया, हम पाकिस्तानी फ़ौज को सल्यूट करते हैं। हावेवर, और अल्लाह की वह भी मदद भी रही। हावेवर, हम ये समझते हैं कि माशी जंग हम हार रहे हैं, और माशी जंग इकोनॉमिक कैपिटल कराची है। आप हर महीने कराची आएँ, एक आध दिन रहें, स्टेक होल्डर्स से मिलें, पॉलिटिकल लोगों को बिठाएं साथ, आप ब्यूरोक्रेसी को बिठाएं, अपनी इंस्टीट्यूशन को बिठाएं, और मिनट्स पढ़ें पिछले 7 महीने के कि ये तय हुआ था, ये तय हुआ था, ये तय हुआ था, ये तय हुआ था, क्या काम हुआ है। अगर आप ये भी अगर 8-9 महीने 10 महीने अगर रेगुलर आ गए ना, आप समझे बहुत चीज़ें फ़र्क हो जाएंगी। आपने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट क्या देती है, देखें टोटल इस साल का टारगेट 15.4 ट्रिलियन है टैक्स का, रेवेन्यू का 15 ट्रिलियन समझ लें। अगर 60% कराची देता है, यानी 9 ट्रिलियन कराची से आना है। अगर उसका 2.5% भी कराची में डायरेक्ट फेडरल गवर्नमेंट खर्च कर दे, जो ज़कात का अमाउंट है, तो वो भी 250 अरब है, 250 बिलियन रुपीज़। तो अगर फेडरल गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो बेटा इतना कमा के दे रहा है, हम सब एक बेटे हैं ना, लाहौर भी बेटा है, हैदराबाद भी बेटा है, सक्खर भी बेटा है, मुल्तान भी बेटा है, सब है ना। एक बेटा इतना कमा के दे रहा है, तो थोड़ा सा उस पर भी खर्च कर दिया जाए। डायरेक्ट करे ना, कौन मना करेगा, करे ना, क्यों नहीं करते। ओन करे ना इस शहर को, कोई तो ओन करे। सिर्फ हमारी शिकायत सिंध गवर्नमेंट से नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट से भी लाए ना पैसे। जो यहाँ से ले जाते हैं उसका 2.5% ही ले आए। 2.5% तो शरण भी निकाल सकते हैं ना यार। बिल्कुल बात से मुत्तफिक है। और आपको पता है ये जो यहाँ पर जो इदारे पैसे कलेक्ट करते हैं, मुख्तलिफ NGO, वो भी एक सर्टन % एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे के लिए निकालते हैं, और होते हैं ना वो खर्चे। तो यार इस शहर को, ये आपको 120% रेवेन्यू दे देगा। ये शहर को पैम्पर कर ले, ये शहर को ओन कर लें, इस शहर के साथ खड़े हो जाए, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो। ये दिस सिटी कैन क्रिएट मिरेकल्स फॉर सिंध, फॉर पाकिस्तान। ये अल्लाह ने, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, हमारा कोई कसूर, पूरे पाकिस्तान के लोग हैं यहाँ, इन सब की मेहनत है, ये पूरे पाकिस्तान की मेहनत है। हमारे साथ खरी बात पे मौजूद थे मोहम्मद फरहान चिश्ती, मेंबर कौमी असम्बली और ताल्लुक़ MQM पाकिस्तान से, बिजनेसमैन भी हैं। साथ में मोहम्मद हसन बख्शी, चेयरमैन आबाद। बड़ी खुल के बात हुई है कराची समेत सिंध और पाकिस्तान के सियासी माशी मसाइल पे। अब ज़रूरत है महर हक़ की तरह सियासी और माशी महरका करने की, करप्शन का ख़ात्मा, बदनवानियों का ख़ात्मा। जो मुख्तलिफ लोग अपनी सियासी माशी माफिया, अपनी ठेकेदारी के ज़रिए इस सिस्टम को चूना लगा रहे हैं, अपने घर अपने पेट भर रहे हैं, उसको ठीक करने के लिए सियासी माशी मार्का जब तक नहीं होगा, तो हम जितनी भी बात करें वो होती रहेंगी और मसला वहीं खड़ा होगा। आने वाले प्रोग्राम में अपने मेज़बान हमीद भुट्टो को इजाज़त दें।